हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यूपी पीसीएस मेंस के पीवाईक्यू का डिस्कशन चल रहा था, जहाँ तक हम लोगों ने ज्योग्राफी की चीज़ें कवर, मतलब जीएस 1 के सारे सब्जेक्ट कवर कर लिए थे। हिस्ट्री किया, ज्योग्राफी किया, इंडियन सोसाइटी किया था और आर्ट एंड कल्चर के पीवाईक्यू हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। और अब उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए, विजय पर 2.0 को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चंस देखेंगे और ये देखेंगे कि पीसीएस पिछले कई सालों से पॉलिटी के सवाल कैसे पूछ रहा है, उनको एनालाइज करेंगे और उनमें भी ये देखने का प्रयास करेंगे कि क्या कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट हो रहा है तो किन लिंकेजेस के साथ रिपीट हो रहा है, कौन सी थीम्स रिपीट हो रही हैं और कौन कौन से लिंकेजेस बना के सवाल पीसीएस मेंस में पूछे जा रहे हैं। ठीक, चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज देखेंगे सभी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रॉपर डिस्कशन के साथ और हर एक चीज को एनालाइज करते हुए समझने का प्रयास करेंगे। आराम से आप बैठिए, चीजों को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो बहुत बेसिक, एकदम से सारी चीज नहीं समझते, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने सवाल कहाँ से कहाँ तक के लिए हैं। 2018 से लेकर 2024 तक के हम लोगों ने सवाल लिए हैं। ठीक है, 6 साल के पीवाईक्यू हैं और पॉलिटी के पीवाईक्यू के एनालिसिस जब हम करेंगे तो हमने क्या किया, 6 साल के पीवाईक्यू की एनालिसिस करने के बाद हमने कुछ ब्लॉक्स बनाए, जैसे ब्लॉक 1, राइट। फिर उसके बाद आप अगर नीचे देखोगे तो एक सेक्शन कह लीजिए या ब्लॉक कह लीजिए, ब्लॉक बी, फिर एक सेक्शन सी, ए बी सी, फिर उसके बाद एक सेक्शन डी, फिर आप देखोगे एक ई सेक्शन भी बना हुआ है। और ऐसे ही करते हुए हम लोगों ने कई सेक्शंस बनाए हैं जिनसे कंटिन्यूसली सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फिर उस ये सब देखने के साथ साथ एक चीज हम यहाँ पे और कंप्लीट करेंगे, आपके लिए समझाने का आपको प्रयास करेंगे। हर एक सेक्शन के अंदर कई कई सवाल हैं, बहुत ध्यान से समझना। हर एक सेक्शन के अंदर कई कई सवाल हैं। मैंने क्या कहा, हर एक सेक्शन के अंदर कई कई सवाल हैं। अब वो सवाल उस सेक्शन से ही रिलेटेड है। जैसे पहला सेक्शन हमारा कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड फिलॉसफी। अब उसमें कौन कौन आता है, प्रीएम्बल है, उस अपना करंट से जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि अमेंडमेंट हो गए, करंट अमेंडमेंट हो गए, सिटीजनशिप हो गई, बेसिक स्ट्रक्चर हो गया और जो भी फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो एक सेक्शन बनाया। और इस सेक्शन में पिछले 2018 से लेकर 2024 तक कौन कौन से सवाल पूछे गए, उनको अगर एक बार हम ध्यान से देखें तो अगर हम पहला सवाल ही देखते हैं, कह रहा था फिलॉसफी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। द फिलॉसफी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इज इम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल। भारतीय लोकतंत्र का दर्शन प्रस्तावना में ही निहित है। यानी उसने डेमोक्रेसी का एक लिंकेजेस बना के सवाल पूछा प्रस्तावना से। ठीक है, उस बेस पे अगर ये सवाल पूछा गया है तो अगर आप ध्यान से भी समझने का प्रयास करते तो कहीं ना कहीं ये सवाल किस पे आया, प्रीएम्बल पे ही तो पूछा गया है। क्लियर। सेम सवाल फिर से क्या है कि द प्रीएम्बल अफर्म्स द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की प्रस्तावना संविधान की मौलिक विशेषताओं की पुष्टि करती है। सिंपल सा सवाल, कहने का मतलब क्या है कि प्रस्तावना को इस बार किससे लिंक किया, प्रस्तावना का लिंकेजेस किससे बनाया, मौलिक विशेषताओं से बनाया। टॉपिक कौन सा हमारा निकल के आया, प्रीएम्बल। रिपीट टॉपिक देख रहे हो। फिर से एक सवाल हम देखते हैं कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है। यानी फिर से प्रीएम्बल पे सवाल और इस बार उसकी फिलॉसफी को लेके सवाल पूछा। और आप ये देख रहे हो 2019 में सवाल पूछा गया, 2021 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया और ये सारे सवाल रिपीटेड थीम पे आए। और अगर हम इनमें से किसी, अब अगर हम इस सेक्शन को कंप्लीट कर लें तो आगे आने वाले जितने भी सवाल हैं हम बहुत ईजी कर पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप पीवाईक्यू बैच में आओगे तो वहां पे आप ये देखोगे कि हम इन सेक्शंस का एक टेम्पलेट आपको प्रोवाइड करते हैं और वो टेम्पलेट के बेसिस पे आप इस सेक्शन के जितने भी सवाल इसके अंदर दिए गए हैं, जितने भी सवाल आप देख रहे हो, ये सारे सवाल आप बहुत इजी तरीके से टैकल कर पाओगे। क्लियर। अब जैसे एक सवाल आगे क्या कह रहा है,
कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर पे सवाल पूछा, आधारभूत ढांचा सिद्धांत पे सवाल आया कि क्या समझते हैं आप इससे, इस मतलब बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है इससे आप क्या समझते हैं। बस सिंपल है एक सवाल, इसके बारे में अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप आंसर लिख पाएंगे, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे। क्लियर। फिर इसी में एक सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या पूछा कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पे ही सवाल आया, कह रहा है इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। सेम टॉपिक बस रिपीट हुआ एक दूसरे लिंकेजेस के साथ। पहले में सवाल क्या पूछा, सिर्फ बता दो, पहले में कहा कि सिर्फ बता दो क्या है, दूसरे में क्या पूछ लिया कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इवॉल्व कैसे हुआ समय के साथ। तो आपको केस लॉज जरूर बताने पड़ेंगे कि कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए, केस लॉज क्या क्या है, उनके बेसिस पे आपको इसका आंसर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल एक बार जरा हम देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है संविधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित करता है। कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियल इंडिपेंडेंस को कैसे इंश्योर करता है। मूल संरचना सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इसके कॉन्टेक्स्ट में हमें बताना है जुडिशियल इंडिपेंडेंस। सवाल बेसिक स्ट्रक्चर का जुडिशियल इंडिपेंडेंस के कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछा तो बस यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, लिंकेजेस चेंज कर सकते हैं, सवाल वही रहने वाला है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे सवाल पूछ दिया इस बार कि संविधान सभा की संरचना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करिए। बेसिक सवाल। फिर कह रहा है व्हाई इज 42nd अमेंडमेंट कॉल्ड अ रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 42वें संविधान संशोधन को संविधान का पुनः लेखन क्यों कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल, रीराइटिंग का सवाल कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसको संविधान का रीराइटिंग, संविधान का पुनः लेखन क्यों कहा जाता है, इस बेस पे सवाल पूछा है। तो मैं आपसे फिर से कहूंगा टॉपिक हमारा क्या निकल के आया, कहीं ना कहीं अमेंडमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। जैसे आप एक सवाल क्या पूछ रहा है, सीएए पे सवाल आया 2019 में कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के मुख्य प्रावधानों का वर्णन करिए। टॉपिक कौन सा, सीए, ठीक है। उसके बाद सिटीजनशिप टॉपिक के सीधे प्रावधान उसने आपसे पूछ लिए। तो आपको समझ आया, यानी एक ही सेक्शन के अंदर आप कई सारी थीम्स देख रहे हो। यहाँ पे प्रीएम्बल है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस जैसी चीजें हैं। फिर इसी में आप क्या देख रहे हो कि वो आपसे सीएए पे पूछ रहा है। यही नहीं, फिर उसने कंपेयर किया, कंपेयर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के टर्म में बताओ और रिजिडिटी के टर्म में बताओ। यानी कितना फ्लेक्सिबल है और कितना रिजिड है। फ्लेक्सिबल और रिजिड से मतलब होता है कि कितनी आसानी से अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, और बहुत रिजिड है तो आसानी से अमेंडमेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछा, यानी आपसे कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है। तो इस चीज के लिए भी हमें तैयार रहना जरूरी है। चलो आगे देखते हैं। फिर एक सेक्शन हमारा है फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट पे कैसे सवाल आए हैं एक बार हम देखते हैं। तो यानी जितने भी सवाल अब आपको इसमें दिखेंगे वो फंडामेंटल राइट्स के ही दिखेंगे, लेकिन हमें समझना जरूरी है कि कैसे सवाल पूछ रहा है। तो एक बार ध्यान से देखते हैं। कह रहा है एग्जामिन राइट टू इक्वालिटी एज अ फंडामेंटल राइट। भारत के संविधान में समानता के मूल अधिकार की समीक्षा करनी है। ठीक, इक्वालिटी पे सवाल पूछा, राइट टू इक्वालिटी पे सवाल, बेसिक सवाल। फिर राइट टू लाइफ पे एक सवाल पूछा है, ठीक है, राइट टू लाइफ पे सवाल पूछा। फिर उसके बाद वो सवाल पूछ रहा है आर्टिकल 21, फिर आर्टिकल 21 पे सवाल सेम, ठीक है, राइट टू लाइफ से रिलेटेड सवाल। क्लियर। अच्छा, राइट टू लाइफ में राइट टू एजुकेशन भी आ जाता है, तो वो उसी बेस पे फिर से रिपीटेड थीम आप देख रहे हो। फिर कह रहा है आर्टिकल 32 इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि राइट टू इक्वलिटी पे सवाल आया, राइट टू लाइफ और आर्टिकल 21 आपस में रिलेट करके 2 बार सवाल पूछ लिया उसने। फिर आर्टिकल 32 पे पूछा कि अनुच्छेद 32 भारत के संविधान की आत्मा है। क्लियर। क्या ये पॉइंट समझ आया यहां तक? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ यहां तक जितना भी मैंने आपको बताया? अब आगे हम एक बार देखते हैं। फिर एक सवाल आपसे कह रहा है फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में। फिर एक सेक्शन हमारा बना फेडरल स्ट्रक्चर, और फेडरल स्ट्रक्चर में उसमें कौन कौन से टॉपिक आ गए, सेंटर स्टेट, इंटर स्टेट काउंसिल और स्पेशल प्रोविजंस, और कुछ फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट्स के सवाल पूछता है। सवाल जैसे एक बार अगर हम ध्यान से देखें तो सवाल पूछा कि भारत की संघीय व्यवस्था किस प्रकार अमेरिकी संघीय व्यवस्था से भिन्न है। तो कुल मिला के अगर हम कहें तो यहाँ पे भी वो किस चीज़ की बात कर रहा है, कंपेरिजन की ही बात कर रहा है। ठीक है, बस कंपैरिजन इस बार किसका हो रहा है, फेडरल सिस्टम का।
किस प्रकार भिन्न है ये हमें बताना है। यानी एक साइड वो इंडिया का फेडरल सिस्टम जानना चाहता है और एक साइड वो यूएस का फेडरल सिस्टम जानना चाहता है, और उस बेस पे हमें इसका आंसर लिखना है। क्लियर? यानी सवाल किस पे आया? इंडिया और यूएस के फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है क्रिटिकली एनालाइज, कह रहा है क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल पे सीधा सवाल कि हमें इंटर स्टेट काउंसिल का जो रोल है उसको क्रिटिकली एनालाइज कर दो। क्लियर? अब जब आप पीवाईक्यू बैच में आओगे तो वहां पे आपको पता क्या देखने को मिलेगा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं पीवाईक्यू बैच के बारे में 1 मिनट में। जो बच्चे कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मैं क्या करूंगा, जैसे ये एक सेक्शन आपने देखा, राइट, फिर एक ये सेक्शन आपने देखा, फिर जैसे इस सेक्शन पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस सेक्शन का एक टेम्पलेट मैं आपको दूंगा कि किसी भी तरीके का सवाल है फेडरल स्ट्रक्चर पे, बस आप इस टेम्पलेट को फॉलो करो और क्वेश्चंस की डिमांड के अकॉर्डिंग पॉइंट्स लिख के चले हो, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर वो चाहे 8 नंबर का सवाल हो और चाहे 12 नंबर का सवाल हो। ठीक है, चलिए फिर सवाल, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको परेशान नहीं होना। जैसे एक बार फेडरल स्ट्रक्चर का एक टेम्पलेट आपको मिला, जैसे एक टेम्पलेट आपको फेडरल स्ट्रक्चर के मिला, बस उस बेस पे सवाल किया, आगे बढ़े। जैसे मैं आपको एक टेम्पलेट दिखा भी देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, जैसे ये है, ये देखो टेम्पलेट, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में आप देखो पहला हमारा सेक्शन कौन सा था, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क का। ठीक है, और उस इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में एक टेम्पलेट मैंने आपको दिया कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पे डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट का कोई भी सवाल है, आप इस फ्रेमवर्क को फॉलो करो और आंसर लिखो, आगे बढ़ो। क्लियर? यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि जब आप इसको करने बैठोगे ना मेरे साथ, तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए समझना, बहुत इजी हो जाएगी आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग आपकी टिप पे होगी, बहुत इजी तरीके से आप आंसर्स लिख पाओगे, आपको पॉइंट्स याद आएंगे खासतौर पे, क्योंकि जब हम आंसर्स लिखते हैं, देखो आंसर की फॉर्मेटिंग करना एक अलग बात है, आंसर के पॉइंट्स याद आना एक अलग बात है। और जब आप पीवाईक्यू बैच में आओगे तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको कहीं ना कहीं इस लेवल पे ट्रेंड कर दूंगा कि पॉइंट्स तो पॉइंट्स याद आएंगे, आपको फॉर्मेटिंग भी याद रहेगी कि पहले क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है, कहां पे एग्जांपल्स देने हैं, कहां पे एग्जांपल्स नहीं देने। क्लियर है? ये है पीवाईक्यू बैच की खासियत। देखो पीवाईक्यू बैच में तो पीवाईक्यू ही डिस्कस होगा, लेकिन उसके पहले हम एक बार आपके साथ टेम्पलेट जरूर डिस्कस करते हैं, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर? अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया तो अब हम आगे बढ़ें। चलिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान की संरचना संघीय है। एक सेकंड, कह रहा है भारतीय संविधान की जो संरचना है वो संघीय है, लेकिन आत्मा एकात्मक है। यानी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन स्ट्रक्चर बट यूनिटरी इन स्पिरिट। यानी कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर पे सवाल फिर से पूछा, और कहीं ना कहीं फेडरल बट यूनिटरी पे बना के सवाल पूछा। ठीक है, फिर उसके बाद सवाल कह रहा है संघीय ढांचा राज्यों की विविध आवश्यकताओं को कैसे समायोजित करता है, यानी हाउ डज फेडरल स्ट्रक्चर एकोमोडेटिव डाइवर्स नीड्स ऑफ स्टेट्स। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर, क्योंकि यहां पे भी फेडरल स्ट्रक्चर का सवाल पूछ रहा है, और इस बार फेडरल स्ट्रक्चर का सवाल वो एकोमोडेशन से रिलेट करके पूछ रहा है कि कैसे फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो बहुत सारे स्टेट की इतनी, देखो हर स्टेट की अपनी एक डाइवर्सिटी है, तो इसीलिए इंडिया एक डाइवर्स नेशन है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो फेडरल स्ट्रक्चर स्टेट्स की डाइवर्सिटी को अपने अंदर कैसे एकोमोडेट किए हुए है, कैसे समाहित किए हुए है, ये बताना है। क्लियर? आगे देखते हैं। ये मैं जो दिखा रहा हूं इसको समझना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये सेक्शंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये क्वेश्चंस कैसे रिपीट हो रहे हैं ये भी देखना जरूरी है कि आप देख रहे हो कि बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है, एक बार नहीं रिपीट हुआ। जैसे आप यहां पे देखो कि जब हमने सेक्शन ए पे बात करी, तो सेक्शन ए पे कंटिन्यूसली आप देखो कि सवाल आया प्रीएम्बल पे 3 से 4 बार, बेसिक स्ट्रक्चर पे 3 से 4 बार सवाल पूछा गया, जुडिशियल इंडिपेंडेंस पे सवाल आया, उसके बाद फिलॉसफी पे सवाल पूछ रहा है, फंडामेंटल राइट पे आप देख रहे हो आर्टिकल 21 पे 2 बार सवाल आया, आर्टिकल 32 पे सवाल उसने पूछा है, फिर उसके बाद राइट टू इक्वलिटी पे भी सवाल पूछ रहा है, और इसी में फेडरल स्ट्रक्चर पे आप कंटिन्यू देखो 2 बार 3 बार सवाल रिपीट हो चुका है। और चौथा सवाल फिर से देख लो, कह रहा है स्टेट लेजिस्लेचर और द वॉइस ऑफ स्टेट्स विद इन फेडरल स्ट्रक्चर। फिर से फेडरल स्ट्रक्चर का सवाल आया, और इस बार एनालाइज करने के लिए आपसे कह रहा है। ठीक, आगे देखते हैं। फिर एक सवाल है कि आर्टिकल 370 कह रहा है धारा 370 पर कार्यवाही ने यथास्थिति को कैसे परिवर्तित किया। क्या हुआ है सवाल, समझ आया? देखो, डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ क्रिएशन एंड एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव
काउंसिल पे सवाल पूछा। इसलिए मैंने कहा कि इस सेक्शन के अंदर लेजिस्लेचर जैसे पॉइंट्स भी और कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी ऐड किए गए हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल प्रोविजन भी ऐड किए गए हैं। क्या है पॉइंट, यहां तक समझ आया आपको? आगे देखते हैं। जैसे एक पॉइंट हमारा कह रहा है कि एक लेजिस्लेचर का सेक्शन मैंने अलग से बनाया जिसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, पार्लियामेंट, राज्यसभा की पावर्स, कमेटीज, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव जैसे टॉपिक्स पे सवाल पूछे गए। सवाल क्या क्या है उसको जरा ध्यान से देखते हैं। जैसे एक सवाल पूछा कि राज्यसभा की क्या बतानी है हमें, स्पेशल पावर, राज्यसभा की स्पेशल पावर बताओ जो लोकसभा के पास नहीं है, यानी उसने स्पेशल पावर पे सवाल पूछा आपसे। क्लियर? आगे देखते हैं। जैसे एक सवाल उसने पूछा, फिर से रिपीट सवाल, डायरेक्ट रिपीट सवाल हुआ कि स्पेशल पावर कौन सी है राज्यसभा की, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स बताओ। फिर से रिपीट सवाल, आगे देख लो। कह रहा है कि कहीं ना कहीं उसने वो मेन मेथड्स पूछ लिए हैं जो पार्लियामेंट किस तरीके से एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। वो कौन से तरीके हैं जिसपे पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। फिर से सवाल कहीं ना कहीं पावर को ही लेकर है, बस कंट्रोल वर्ड यूज करके उसने पूछ लिया। ठीक, फिर डिस्क्राइब द रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी। अब भाई टॉपिक है तो पार्लियामेंट्री कमेटी पे सिंपल सवाल आया कि पार्लियामेंट्री कमेटी का रोल क्या है, भूमिका क्या है, बता दो। फिर एक सवाल उसने आपसे पूछा कि पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, सेम रिपीटेड सवाल 2019 में आया, सेम रिपीटेड सवाल उसने 2021 में पूछ लिया। देख रहे हो, प्रॉपर रिपीट सवाल है, कुछ कहने दिखाने की सब वर्ड भी नहीं चेंज है। डिस्क्राइब लिखा है, सीधे सीधे लिखा है। पहले लिखा आइडेंटिफाई द मेन मेथड्स बाय विच पार्लियामेंट्री कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। 2021 में क्या कर दिया, डिस्कस द मेन मेथड्स बाय विच पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। सिंपल रिपीट सवाल हुआ। फिर से उसने एक सवाल पूछ लिया एस्टीमेट्स कमेटी की प्राक्कलन समिति की भूमिका बताओ। सिंपल सवाल पूछा, प्राक्कलन समिति की भूमिका बता दो, भूमिका की विवेचना कर दो। प्राक्कलन समिति पढ़ी थी तो कर ले जाते, प्राक्कलन समिति अगर आप पढ़े थे तो इस सवाल को करना बहुत इजी हो जाता आपके लिए। अब देखो एक सवाल फिर से, व्हाट आर द स्पेशल लेजिस्लेटिव पावर ऑफ राज्यसभा। फिर से स्पेशल पावर पे सवाल पूछा, यानी आप खुद कॉमन सेंस से समझ सकते हो कि कंटिन्यूसली सवाल रिपीट होते हैं। पीवाईक्यू कर लिए, आसानी से आप मेंस का आंसर लिखने की स्थिति में आ जाओगे, मेंस का कंटेंट बहुत ज्यादा आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन इसीलिए पीवाईक्यू बैच लेके आया गया है। जिनको पीवाईक्यू बैच के बारे में जानकारी नहीं है, टेलीग्राम नंबर पे कांटेक्ट कर लो, नीचे कमेंट करके जानकारी ले लो, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, वहां से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी पीवाईक्यू बैच की। और इतना प्यारा बैच है, मैं कहता हूं, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि जब आप पीवाईक्यू बैच पे आओगे, मेरी GS2 GS3 की क्लासेस करोगे, बाकी सर लोगों की जैसे सत्या सर हैं, पल्लव सर हैं और दीपक सर हैं, इन सबकी जब आप GS 1 2 4 की क्लासेस करोगे, 1 2 3 4 5 6 की क्लासेस करोगे, आपका मेंस का कंटेंट जिस लेवल पे तैयार होगा, आप क्वेश्चंस देखोगे, आंसर आपकी टिप पे आएगा, लिखना स्टार्ट कर दोगे, फॉर्मेटिंग सीखोगे। ध्रुव बैच करते हो तो ध्रुव बैच उससे बेटर आपको गाइड करता है कि आपका पूरा एक होल सिलेबस तैयार कराता है, पूरा का पूरा। इसलिए मैं कह रहा हूं अगर ज्वाइन करना है तो इससे बढ़िया मौका नहीं है, क्योंकि अभी समय है, आप मेंस की अच्छी तैयारी कर पाओगे। सेम जैसे आप सेक्शन ई देखो, जब मैंने एग्जीक्यूटिव एक सेक्शन बनाया और उस सेक्शन के सवाल अगर आप ध्यान से देखो, सवाल प्रेसिडेंट, PM, गवर्नर, CM, इन पे सवाल पूछा। सवाल देखो क्या कह रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट बिकम अ डिक्टेटर। वो डिक्टेटर नहीं बन सकता है, भारत का राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है, बस वो डिस्कस करना है। फिर एक सवाल उसने पूछा, हाउ इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड, कॉन्सेप्ट पे सवाल उसने पूछा। फिर इमर्जिंग रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का इमर्जिंग रोल क्या है, उस कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछा। उभरती भूमिका का वर्णन हमें करना था, यानी कहीं ना कहीं भूमिका का वर्णन कर रहा है। इलेक्शंस पे सवाल कह रहा है और डायरेक्ट प्रेसिडेंट पे सवाल पूछ रहा है कि वो डिक्टेटर नहीं बन सकते। फिर वो प्राइम मिनिस्टर की पावर पे भी एक सवाल पूछ रहा है, इंक्रीजिंग पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर की पावर इतनी इंक्रीज हो रही है, प्रधानमंत्री की शक्तियां इतनी बढ़ रही हैं, उसको क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए पूछा उसने। ठीक, फिर कंसीडर द फंक्शंस एंड रिलेशंस ऑफ CM एंड गवर्नर पे सवाल पूछा। फिर एक सवाल क्या पूछ रहा है, गवर्नर की पार्डनिंग पावर डिफरेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट्स।
जो गवर्नर की पार्डन यानी क्षमादान की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से कैसे भिन्न है ये बताना। यहाँ पे आपको दोनों के बारे में पता होना जरूरी था, दोनों के बारे में आपके नोट्स रेडी होते तो आप इसका आंसर लिखने की स्थिति में थे। ठीक, आगे देखें। जैसे एक सवाल वो क्या कह रहा है, एक सेक्शन क्या जुडिशरी पे डायरेक्ट सवाल क्या है, जुडिशरी एंड एडीआर यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म जो है पूरा, जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया, जुडिशियल पीआईएल जैसे हो गया, फिर लोक अदालत हो गए, इनके बारे में कैसे सवाल पीसीएस में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से अगर देखो, जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म पे सवाल क्या है कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है और इसका इंपैक्ट क्या है। सीधा सवाल है कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है और इसका इंपैक्ट क्या है। न्यायिक सक्रियतावाद किसे कहते हैं, इसके प्रभाव की व्याख्या हमें करनी है। क्लियर। कह रहा है एवरी मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट कैन नॉट बी पीआईएल। लोकहित का प्रत्येक मामला लोक जनहित याचिका नहीं हो सकती, ये सवाल पूछा है। यानी कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट है वो पीआईएल नहीं हो सकता, इसको इवेल्युएट करने के लिए सवाल बनाया। ठीक, यानी कि आप जुडिशियल एक्टिविज्म पे सवाल देखो, पीआईएल पे सवाल देख रहे हो, फिर से एक्टिविज्म पे सवाल यूज हुआ कि जुडिशियल एक्टिविज्म की 3 दोष बताने हैं आपको, न्यायिक सक्रियतावाद के न्यायिक सक्रियता के 3 दोष बताइए। क्लियर, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्या यहां तक का ये पॉइंट क्लियर? आगे देखो, क्या है, लोक अदालत एक्टेड एज अ कैटलिस्ट ऑफ चेंज, यानी लोक अदालतों ने परिवर्तन में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई। लोक अदालतों ने परिवर्तन में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई, ये सवाल उसने आपसे पूछा। ठीक है, लोक अदालत का सवाल आ गया कि किस प्रकार से ये कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं। फिर एक सवाल वो आपसे क्या पूछ रहा है कि हाल के वर्षों में कौन से वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र उभरे हैं, यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कौन कौन से निकल के आए। एक ही टॉपिक पे आप 2-2, 3-3 सवाल रिपीट होते हुए देख रहे हो और आपको यह भी समझ में आ रहा है कि अगर कोई टॉपिक है तो उस टॉपिक पे कैसा सवाल आ सकता है। यानी मैं आपको अगर एक लाइन से टॉपिक्स बता दूं, ऐसा करूं कि एक लाइन से मैं आपको सारे टॉपिक्स बता दूं कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। हाँ, ये आप पढ़ तो लोगे, लेकिन ये तो डिसाइड करो कि उन टॉपिक्स पे सवाल कैसे आ रहे हैं, ये कैसे डिसाइड होगा। जैसे मैंने आपसे बोला कि जाओ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टॉपिक पढ़ लो जाके, आप एडीआर में क्या पढ़ोगे, आपको पता नहीं है ना क्या पढ़ना है, तो आपने पीवाईक्यू उठाया कि एडीआर पे सवाल कैसे आता है, तो पता लगा सवाल में पूछा कि हाल के वर्षों में एडीआर के जो भी मैकेनिज्म है वो उभरे हैं, वो इमर्ज हुए हैं और निकल के आए हैं। कौन कौन से ऐसे मैकेनिज्म है ये बताना है। यानी एडीआर पे करंट अफेयर पे सवाल बना के पूछ सकता है, तो यानी करंट से अपडेट रखना पड़ेगा उसको, आप उसके नोट्स भी रेडी रखोगे। एडीआर क्या है, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें तो देखोगे आप, लेकिन साथ में और सवाल क्या पूछ रहा है ये भी तो देखना जरूरी है। जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो भी समझना जरूरी है। इस कॉन्टेक्स्ट में आगे चलते हैं, अगला सेक्शन क्या कह रहा है। अगला सेक्शन है हमारा जो रेगुलेटरी बॉडीज है, जैसे सीएजी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन। क्या कह रहा है, सिंपल सवाल, एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ सीएजी। सिंपल कि सीएजी की संवैधानिक स्थिति का परीक्षण करिए, उसके बारे में हमें बताना। ठीक है, फिर अगला सवाल सेम सीएजी पे रिपीट सवाल आया। देखो सेम सवाल रिपीट हुआ सीएजी पे, बस सिंपल क्या कर दिया कि सीएजी का जो पब्लिक मनी की जो कस्टोडियन है, यानी एग्जामिन द रोल ऑफ सीएजी एज अ कस्टोडियन ऑफ पब्लिक मनी, सार्वजनिक धन के संरक्षक के रूप में सीएजी की क्या भूमिका, ये सवाल। सीएजी रिपीट, दूसरा भी सवाल रिपीट, तीसरा सवाल आप देख रहे हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे कि प्रेजेंट टाइम में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहा है और उसका सॉल्यूशन बताओ। ठीक, फिर एक नेक्स्ट सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे कि इलेक्शन कह रहा है डिस्कस इम्प्लीकेशन ऑफ रिवाइज्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट प्रोसेस, यानी चुनाव आयोग की संशोधित नियुक्ति प्रक्रिया के निहितार्थ बताने हैं कि क्या इम्प्लीकेशंस जब संशोधित किया गया है, जब ये चीज संशोधित की गई है तो वो हमें बताना है। क्या ये चीज क्लियर हुई आपको? आगे चलें, चलो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। जैसे अब यहीं से हमें समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे। जैसे एक पॉइंट क्या कह रहा है, फंक्शन एंड इमर्जिंग रोल किसका, वित्त आयोग का। सिंपल सवाल था कि फाइनेंस कमीशन का इमर्जिंग रोल क्या है, सिंपल सवाल कि हमें इसका क्या बताना था, कहीं ना कहीं रोल बताना था। ठीक, फिर एक सवाल आया क्रिटिकली एग्जामिन द फाइनेंशियल कमीशन रोल इन सेंटर स्टेट रिलेशन, यानी सवाल क्या पूछा उसने आपसे, सवाल उसने आपसे पूछ लिया
सवाल उसने आपसे पूछ लिया कि क्या रोल है, एग्जाम फाइनेंशियल कमीशन का सेंटर स्टेट रिलेशंस में। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है। फाइनेंस कमीशन पे फिर से सवाल उसने पूछा। इस बार जो फाइनेंशियल कमीशन पे जो सवाल वो पूछ रहा है, कह रहा है कि क्षेत्रीय असमानताएं दूर करने में वित्त आयोग की क्या भूमिका है। जो रीजनल डिस्पैरिटीज हैं उनको दूर करने में फाइनेंशियल कमीशन की क्या भूमिका है, ये सवाल पूछ लिया। आगे देखो, जैसे लोकल गवर्नेंस पे जब वो सवाल आपसे पूछता है 73rd अमेंडमेंट, 4th अमेंडमेंट, पंचायती राज जैसे हो गए, अर्बन की जब सवाल पूछता है तो कैसे सवाल पूछता है, सिंपल कि चैलेंजेस क्या हैं पीआरआई के और 17th अमेंडमेंट को इवेल्युएट करना है। बस सिंपल कि चुनौतियां बता दो और 73वें संविधान संशोधन का मूल्यांकन कर दो, बस सिंपल। ठीक, फिर आगे यानी आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक्स हमें किस कॉन्टेक्स्ट में तैयार करने, किस तरीके से तैयार करने हैं, ये पता होना जरूरी है। यानी पीवाईक्यू है वो अलग बात है, पीवाईक्यू के टॉपिक्स हैं वो अलग बात है। भाई साहब टॉपिक ऐसे समझो, यानी आपको तो ये समझना है ना कि आपको तो क्या पता लग गया, आपको टॉपिक पता लग गया, ठीक है, उस टॉपिक पे क्या कोई पीवाईक्यू आया, ये अप्रोच दूसरी है। ठीक, इस अप्रोच पे हमें काम नहीं करना जल्दी, अभी इस वक्त ये अप्रोच नहीं सही। हमारे पास क्या अप्रोच होनी चाहिए कि ये पीवाईक्यू है, कौन सा टॉपिक पूछा गया, ये पता, ऐसे पता करो कि अच्छा पीवाईक्यू से ये टॉपिक निकल गया है। अच्छा ठीक, अब इस टॉपिक को हम कैसे रीड करेंगे, या ये कह लीजिए कि इस टॉपिक को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये समझना जरूरी है। तो इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या अप्रोच फॉलो करनी है, सिंपल सी कि ये जब हमने कोई पीवाईक्यू लिया, उस पीवाईक्यू से टॉपिक को देखा, टॉपिक देखने के बाद अब हमें ये करना है कि इस टॉपिक को हमें प्रिपेयर करना है। तो प्रिपेयर करने के बाद हमें ये समझना है कि उसको किन किन लिंकेजेस के साथ पढ़ना है, किन किन एस्पेक्ट्स में हमें उसे तैयार करना है और कितनी डिटेल में तैयार करना है, ये हमें कौन बताएगा। ये बताने के लिए हमारे पास कौन आता है, पीवाईक्यू। यानी किसी टॉपिक को हमें कैसे पढ़ना है वो हम पीवाईक्यू से एनालाइज करते हैं, और कौन से टॉपिक पढ़ने हैं ये भी हमें पीवाईक्यू बताता है। अब समझ आया पीवाईक्यू का रोल कितना खतरनाक है, कि भाई साहब पीवाईक्यू आपको पहले तो ये बताता है कि ये टॉपिक पढ़ना है, फिर आपको ये भी बताता है कि इस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, फिर ये भी आपको बताता है कि कौन कौन से लिंकेजेस और पॉसिबल हो सकते हैं। क्लियर, इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्लीज जब भी पढ़ने बैठो इन लिंकेजेस को लेकर पढ़ने बैठना, ऐसे मत पढ़ने बैठ जाना। जस्ट अब जैसे एक आपको सेक्शन दिखाते हैं, जैसे एक सेक्शन पे उसने सवाल क्या पूछा, मैं आपको एक मिनट दिखाता हूं। जैसे एक सेक्शन पे उसने सवाल पूछा कि गवर्नेंस और रिफॉर्म्स पे क्या सवाल उसने पूछा, ध्यान से देखो। गवर्नेंस और रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल पार्टीज के रिफॉर्म, प्रेशर ग्रुप्स जैसे हो गए। ठीक, क्या कह रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज का रोल बताओ, क्रिटिकली एग्जामिन कर दो, critically examine role of political parties, critically examine the role of political parties। क्लियर, फिर अब जैसे एक सवाल में उसने पूछा आइडेंटिफाई मेजर प्रेशर ग्रुप्स एंड एग्जामिन देयर रोल, जो दबाव समूह हैं उनकी क्या भूमिका है ये बताओ, और उनका रोल तो बताना है, और पहले बताओ ये क्या है, दबाव समूह, यानी जो मेजर प्रेशर ग्रुप्स हैं वो क्या हैं और उनकी क्या भूमिका है, आपको ये बताना है। ठीक है, ये चीज समझ आई। चलो आगे देखो, करंट पे बहुत चर्चे में रहा वन नेशन वन इलेक्शन, तो वो एक सवाल पूछ लिया। फिर एक सवाल इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी पे सवाल क्या आया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या हैं, आर दे कैपेबल ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी, चुनावी बांड क्या हैं, क्या ये पारदर्शिता सुनिश्चित कर सकते हैं, ये सवाल उसने आपसे पूछा। ठीक, तो करंट का खैर सवाल था, करंट से रिलेटेड काफी डीप में सवाल था, वो अलग बात थी, उस पे भी अपन को नहीं जाना। ठीक है, नहीं उस पे अभी अपन को नहीं जाना, लेकिन समझना जरूरी है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्लीज प्लीज पीवाईक्यू इज अ गेम चेंजर, हमेशा से रहे हैं और आगे भी रहेंगे, इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। हमेशा से गेम चेंजर की भूमिका में थे और आगे भी गेम चेंजर की भूमिका में पीवाईक्यू रहेंगे। ठीक है, क्या पॉइंट समझ आया? तो अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं
कि जैसे हम लोगों ने जितने भी टॉपिक देखे, बहुत सारे सेक्शंस देखे, कहां तक, जे सेक्शंस तक हम लोग आए, ABCDEFGHIJ, यानी जे सेक्शंस तक देखे और हर सेक्शन में 2-2 3-3 सवाल देखने का प्रयास किया और आए भी इतने ही सवाल पूछे गए हैं 6 सालों में और हर सेक्शन पे कई सवाल हैं। जब आप PYQ बैच में आओगे ना और जब मैं वहां पे पॉलिटी आपके लिए कवर करूंगा, खैर अभी तो हमने डिजास्टर मैनेजमेंट कवर कर दिया, इंटरनल सिक्योरिटी शुरू हो चुकी है, अब वहां पे जब आप क्लासेस में बैठोगे तो बहुत इजी रखा है मैंने कि एक टेम्पलेट कवर हुआ, उस टेम्पलेट पे सारे सवाल हो जाएंगे। जो बच्चे कर रहे हैं PYQ बैच, प्लीज कमेंट कि ये बताओ कि क्या PYQ बैच में आपने अभी तक जो भी क्लासेस करी हैं, क्या उससे आपको इंप्रूवमेंट नजर आया अपने अंदर, पढ़ाई के तरीकों में, नोट्स बनाने के तरीकों में, रिवाइज करने के तरीकों में, आंसर समझने, क्वेश्चन समझने और आंसर लिखने के तरीकों में क्या इंप्रूवमेंट समझ आया? अगर आया तो प्लीज कमेंट। ठीक है, अब एक चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है यहाँ पे कि यूपी स्टेट से भी रिलेटेड सवाल जैसे पूछे गए तो वो अलग बात हो गई, लेकिन जैसे यूपी स्टेट पे क्या सवाल आया, कह रहा है डिस्क्राइब द लॉ मेकिंग प्रोसेस इन यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधि निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करना है। विधि निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कर दो, एक सवाल ये पूछ लिया। फिर नेक्स्ट सवाल जैसे इसने क्या पूछा, सोशल गवर्नेंस, इथिकल गवर्नेंस और सोशल जस्टिस पे जो पॉलिटी से लिंक करके सवाल बनाया, यानी किससे, पॉलिटी से लिंक करके सवाल बनाया। हालांकि सवाल ये किसका है, गवर्नेंस का, लेकिन पॉलिटी से लिंक करके सवाल उसने क्या बनाया है कि व्हाट आर इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है, आर दे कैपेबल ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग, क्या ये राजनीति वित्त पोषण में पारदर्शिता ला सकते हैं। क्लियर, जैसे ये सवाल अभी हम लोगों ने सेम सवाल ऊपर देखा कि क्या है, क्या ये पारदर्शिता ला सकते हैं जैसे सवाल पूछा, और यहाँ पे चुनावी राजनीतिक वित्त पोषण में पारदर्शिता पूछ लिया यहाँ पे। और इसके पहले जब 2018 पे सवाल हम लोगों ने देखा था तो ये सीधे पारदर्शिता की बात कर रहे थे कि चुनावी बॉन्ड क्या पारदर्शिता ला सकते हैं। यह चीज समझनी जरूरी है कि क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं और रिपीट होने के साथ साथ थीम्स भी रिपीट हो रही हैं और क्वेश्चंस का पैटर्न भी डिफरेंट है। अब देखो मैं आपको एक चीज कहता हूं, जैसे ये PDF में आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है, क्लास एंड होने के बाद मैं अपलोड कर देता हूं, डोंट वरी, उसकी तो कोई बात ही नहीं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अब जब आप यहां पे नीचे देखो तो मैंने आपको ये पता क्या दिए हैं, जितने भी सवाल आए हैं उन सवालों के बेसिस पर मैंने आपको 2 से 3 कोर टॉपिक्स दिए हैं। बोले सर ये 2 से 3 कोर टॉपिक्स कौन से हैं, तो मैं बता देता हूं भाई साहब, ये 2 से 3 कोर टॉपिक्स वो टॉपिक्स हैं, ये 2 से 3 कोर टॉपिक्स वो टॉपिक्स हैं, इधर से ये 2-3 कोर टॉपिक्स, हर क्वेश्चंस के 2-3 टॉपिक्स, हर क्वेश्चंस पे, हर सेक्शंस पे कह लो या क्वेश्चंस पे कह लो, 2-3 टॉपिक्स कौन से हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट्स में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जिनकी गिनती होती है। यानी अब उन टॉपिक्स पे सवाल कैसे आ सकता है, वो जो 2-3 टॉपिक्स मैंने आपको बताए, जो भी 2-3 टॉपिक्स आपको बताए गए, उन टॉपिक्स पे इन फ्यूचर कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, भविष्य में कैसे सवाल आ सकते हैं, वो बताए हैं। यानी टॉपिक कुछ भी हो, क्वेश्चन का टॉपिक कुछ भी था, उनसे रिलेटेड माइक्रो टॉपिक्स, सब टॉपिक्स पता लग गए, फिर उन सब टॉपिक्स पे फ्यूचर में कैसे कैसे लिंकेजेस बना के सवाल पूछे जा सकते हैं, इस पे काम किया गया है। जैसे कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस आप देख रहे हो, राइट, ये लिंकेजेस मैंने आपको प्रोवाइड किए, हर एक क्वेश्चन का टॉपिक, हर एक क्वेश्चन के कई सारे टॉपिक्स, उन टॉपिक्स के पॉसिबल लिंकेजेस क्या हो सकते हैं इन फ्यूचर, क्या उन पॉसिबल लिंकेजेस पे सवाल आएंगे, यदि हाँ कि इन पॉसिबल लिंकेजेस पे सवाल आ सकते हैं तो हम पहले ही इनको तैयार कर लेंगे, हर एक टॉपिक पे, हर एक सब टॉपिक पे और हर एक सब टॉपिक के पॉसिबल लिंकेजेस पे 2-2 3-3 लाइन हमारे पास कंटेंट हो बस, क्योंकि बहुत ज्यादा करने बैठोगे परेशान हो जाओगे। देखो कितने सारे टॉपिक्स हैं, लिंकेजेस हैं, परेशान हो जाओगे। एक एक 2-2 लाइन समझ में आना चाहिए, अच्छा हाँ ये लिंकेजेस है बस ठीक, अच्छा हाँ ये लिंकेजेस है बस ठीक, बाकी तो बातें तो उसके अंदर की आप ऐसे भी बेसिक में पढ़ते हो। ठीक है, चलिए इस क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूं, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विजय पट 2.0 सीरीज अगर आप फॉलो कर रहे हो, इस मेंस की PYQ एनालिसिस को फॉलो कर रहे हो, प्लीज कमेंट ऑन दिस क्लास कि हाँ सर मैं फॉलो कर रहा हूं, और प्लीज मैं लिटरली बता रहा हूं ये एनालिसिस तो मैं नहीं बंद करूंगा, लेकिन आपका रिस्पॉन्स हमें जरूर चाहिए होगा। और जिनको PYQ बैच लेना है वो टेलीग्राम पे मैसेज कर लें, और इस
वीडियो के नीचे ये कमेंट जरूर करना कि सीरीज को मैं कंटिन्यू करूं या बंद कर दूं आपके लिए। अगर कंटिन्यू चाहते हो तो प्लीज कमेंट कि सर मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं इस सीरीज को फॉलो कर रहा हूं, एनालिसिस जो भी आप बता रहे हो मैं फॉलो कर रहा हूं, समझ रहा हूं। लिखो कमेंट में यस प्लीज कंटिन्यू दिस सीरीज। ठीक है, चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।